नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश रेजा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए बाजार पे राय का एक नया एपिसोड लेकर। इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करते हैं वर्ल्ड मार्केट की, वर्ल्ड इवेंट्स की, गोल्ड, सिल्वर, डॉलर और क्रूड की, और इन सब का इंडियन मार्केट पे क्या असर होगा इन सब की। तो इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़े, एक डिस्क्लेमर हमेशा की तरह, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और यहाँ जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अपने एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैं दे रहा हूँ, स्टडी पर्पस से दे रहा हूँ, और आप इसका यूज़ अपने समझ के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं ऑथराइज पर्सन नहीं हूँ ये आपको इन्फॉर्मेशन देने का, तो आप जो भी डिसीजन लेते हैं और उसके ऊपर होने वाला आपका कोई भी नुकसान या प्रॉफिट होता है उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो कोई भी निर्णय लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लें या अपने समझ के हिसाब से निर्णय लें। आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और उन दोस्तों को, रिलेटिव्स के साथ में इसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोग, और भी आपके दोस्त लोग, और भी आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ और मुझे आशा है कि इससे बहुत लोग को फ़ायदा हो रहा है और आप अपने इसके हिसाब से डिसीजन लेने में ये आपको हेल्प कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्ल्ड मार्केट की। क्या हो रहा है हमको सबको पता है, एक युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, और वॉर चल रहा है ये सबको पता है, लेकिन फाइनली इसका आउटकम क्या होगा हम आज उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कौन जीतेगा, कौन हारेगा। देखो, रशिया जीते, यूक्रेन जीते, अमेरिका जीते या यूरोप जीते, ये लोग जो भी जीतने वाला है या जो भी हारने वाला है उससे किसका कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमको ये जानना ज़रूरी है कि क्या हमारे ऊपर क्या इसका असर होगा, हमारी इकोनॉमी पे क्या असर होगा, हमारे देश के बाकी पॉलिसीज़ पे क्या असर होगा, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। और हमारे जैसे और जो देश हैं बाकी, जिसको हम लोग इमर्जिंग मार्केट बोलते हैं या जो थोड़े से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर क्या असर होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, जो नाटो और अमेरिका को पसंद नहीं है, उन्होंने उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए। वो डायरेक्ट वॉर में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वॉर में वो लोग हिस्सा ले रहे हैं, और उन्होंने रशिया पे काफ़ी सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं। इस प्रतिबंध का असर में असर उन लोगों को होता है जो इनसे माल खरीदते हैं, जो इनको पेमेंट करेंगे। तो इंडिया है, इंडिया रशिया से सैनिक साजो सामान लेता है, उसका पेमेंट इंडिया रुपये जो करता है। अब क्योंकि एक स्विफ्ट सिस्टम है जिसके अंतर्गत इंटरनेशनल पेमेंट्स होते हैं, उस स्विफ्ट सिस्टम से रशिया को बाहर कर दिया, बैन कर दिया। अब इस तरीके से प्रॉब्लम ये होगा कि हमारा कंडीशन, हम रशिया को पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो असर हम पर हो रहा है। हम बोलते हमको क्या लेना देना, कि युद्ध तो वहाँ हो रहा है, लोग वहाँ मर रहे हैं, हमको क्या लेना। हमको ही लेना देना है, मरते वही लोग हैं जो कमज़ोर होते हैं। देखिए, लॉकडाउन जब हुआ था, लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा पैसा किसने बनाया, तो अमीर लोगों ने बनाया, उनका तो पैसा बढ़ता गया, और जो गरीब आदमी था वो और गरीब हो गया। ये हमको पता है, स्टैटिस्टिक्स है, गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स है, इसमें मुझे कोई अपना स्टैटिस्टिक्स नहीं बताना है। ठीक इसी तरह से एक तरह का ये भी लॉकडाउन है, अमेरिका ने रशिया के ऊपर लगाया हुआ, ये एक तरह से लॉकडाउन है। रशिया का जो गैस है, और जो ऑयल है, वो यूरोपियन कंट्रीज अब नहीं खरीद पाएंगे, वो लॉकडाउन है, उनके ऊपर असर पड़ेगा। उनको जो सस्ता ऑयल और गैस मिल रहा है, वो गैस जब सप्लाई बंद होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी, उससे डिमांड कम, डिमांड की पूर्ति नहीं होगी, तो ऑटोमेटिक ऑयल के रेट बढ़ेंगे। और ये ऑयल के रेट बढ़ते हुए हम लोग देख रहे हैं। ये ऑयल के रेट बढ़ने से हमारे यहाँ बहुत बड़ी परेशानी ये होगी कि हम, क्योंकि हमारा एक बड़ा हिस्सा ऑयल के इंपोर्ट में खर्च होता है, हमारे इकोनॉमी पे इस पर डायरेक्ट असर पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो जो प्रोड्यूस आम आदमी तो उसमें पिसती है,
लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको भी जो उनका रॉ मटेरियल है वो भी उनको महंगा मिलता है। वो महंगा मिलता है और इससे कीमतें दो चीज़ होंगी, या तो जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी कीमतें बढ़ेंगी, और उसकी कीमतें बढ़ेंगी लेकिन क्योंकि कई बार कंपनी मनचाही कीमतें नहीं बढ़ा पाती हैं तो उनको वो घाटा उनको सहन करना पड़ेगा। तो कहीं से भी जाएंगे तो किसी ना किसी का घाटा होने वाला है। तो जब ये होगा तो डेफिनेटली इसका असर हमारे इकोनॉमी पे बहुत बुरा पड़ने वाला है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो वॉर शुरू हुआ है, ये हम उसमें पार्ट ले या नहीं ले, हम चाहे रशिया की तरफ से बोले या नहीं बोले, हम यूक्रेन की तरफ से बात करें या नहीं करें, हमको ये पता है कि इससे हमारी इकोनॉमी पे बड़ा असर पड़ने वाला है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि शायद हम एक लंबे समय के लिए बेरिश मार्केट में चले जाएं, और यहाँ से रिकवरी को काफ़ी टाइम लग सकता है। देखिए कई बार हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं भी होता है, पर जहाँ तक जो स्थितियाँ बन रही हैं उनका जो विश्लेषण अगर मैं करता हूँ तो ये एक बड़ी असमंजस वाली स्थिति है, इकोनॉमी के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। और हमारे लिए खास करके इंडिया के लिए भी एक बहुत बुरी खबर को हम लोग को इसको लेना चाहिए। ये हम लोग चाहे कितना भी कहते रहे, हम अलिप्त नहीं है, हम वर्ल्ड मार्केट का हिस्सा हैं। हम बहुत सारा चीज़ इंपोर्ट करते हैं, कुछ चीज़ हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बैलेंस है वो हमेशा इम्बैलेंस होता है इंडिया के पक्ष में। हम लोग कम चीज़ एक्सपोर्ट कर पाते हैं, हम लोग ज़्यादा चीज़ इंपोर्ट करते हैं। तो ज़्यादा चीज़ इंपोर्ट करने के कारण हमारा जो रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज का जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये चीज़ है हमारा, इस पे काफ़ी असर पड़ने वाला है। और ये जो वॉर है, अब ये वॉर उस हालत में पहुंच गया कि ये कोल्ड वॉर में बदल सकता है। कोल्ड वॉर में मतलब हो गया कि रशिया यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा, और यूक्रेन पे कब्जा ये शायद होने देंगे, शायद यूक्रेन के दो टुकड़े हो जाएं। और उसके बाद में इन जो अंदर अंदर जो वॉर है वो चलता रहेगा। रशिया पे जो प्रतिबंध लगे हैं वो और कड़े हो सकते हैं, और वो कड़े प्रबंधों के चलते रशिया की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, बहुत सारा चीज़ हो सकता है। तो डेफिनेटली एक एक कंट्री की जब आर्थिक स्थिति खराब होती है तो वो बाकी और भी कंट्रीज को उस पर डायरेक्ट असर डालती है। जब पोर्चुगल की आर्थिक स्थिति खराब हुई थी तो उसका डायरेक्ट असर पूरे यूरोजोन पे हुआ था। तो हमको ये समझना चाहिए कि किसी भी हमको अगर आगे बढ़ना है तो सबसे अच्छी स्थिति होती है कि हमारे आसपास वाले भी आगे बढ़े, वो चाइना हो चाहे रशिया हो चाहे वो। जब इन सब की स्थिति आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो हमारी स्थिति और अच्छी होगी, क्योंकि फाइनली कुछ चीज़ हम उनसे खरीदते हैं, कुछ हम उनको बेचते हैं, और इसके व्यापार बढ़ता है, और व्यापार जब बढ़ता है तो सबको फायदा होता है। तो स्थिति अभी ये बताना चाहूँगा कि स्थिति नाजुक है। चाहो तो आप लोग इससे थोड़ा मार्केट से दूर रहें, और ज़्यादा अभी ये मत सोचें कि नीचे आ गया तो बाय बाय बाय। अभी वक्त है, संभलने दे मार्केट को, कहाँ तक गिरता है गिरने दे, संभलने दे, और संभलने के बाद ही फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। रिकवरी भी बहुत जल्दी नहीं होने वाली। जो रिकवरी हम लोग ने 2020 में देखी थी वैसी रिकवरी अब हमको नहीं मिलने वाली देखने को। आराम से आपको टाइम मिलेगा खरीदने के लिए, आराम से खरीदिए। जब हम कंफर्म हो जाए कि अब नहीं गिर रहा है, उसके बाद मैं डेफिनेटली मैं भी अपने चैनल पे आपको बताऊंगा कि दिस इज़ द टाइम टू बाय। और अब जब हमारा बाय का टाइम आएगा हम लोग उसमें एंट्री करेंगे, और हम लोग आगे पैसे भी कमाएंगे। तो अभी जल्दबाजी ना करें, आराम से बैठें, कैश लेके बैठें, जितना कैश लेके बैठेंगे आपके लिए बेहतर है। तो ये मेरा आपको कहना है। चार्ट भी देख लेते, चार्ट पे जो मैंने गोल्ड के और डॉलर्स के और सारे आपको लेवल्स दिए थे वो सारे इस वीक में अचीव होते हुए दिखते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए भी हमको जो भी करना है, क्या चार्ट दिखाते हैं और वहाँ हमको क्या करना है वो मैं चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो देखते हैं चार्ट क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि चार्ट पे क्या दिख रहा है। सबसे पहले आते हैं डाउ जोन्स, और हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली एक
नीचे का जो लेवल हम लोग ने लास्ट वीक देखा, उसके बाद में इस वीक में एक मार्केट थोड़ा साइडवेज रहा। और साइडवेज में हम लोग देखेंगे कि यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं दिख रही है। पर चूंकि हमको पता है कि वर्ल्ड मार्केट में जो उठापटक मची है, जो यूक्रेन रशिया और ये सब का वजह से अगर हम देखें, तो यहाँ जो ट्रेंड है वो निगेटिव अभी बना रहेगा। और हम लोग फिर से इन लेवल्स को आते हुए देखेंगे अगले वीक में, जो मेरा अपना अनुमान है। नैस्डैक की भी वही हालत है, एक रिकवरी आई लास्ट वीक की और फिर से हम लोग नीचे की ओर यहाँ आना शुरू हो गए। इसके विपरीत अगर हम लोग देखते हैं यूके का मार्केट, जो कि अभी तक पूरी तरह से संभला हुआ था लास्ट वीक तक, और लास्ट वीक में भी उसने हमको एक अच्छी खासी, लास्ट फ्राइडे को अगर हम लोग देखेंगे तो हमको एक अच्छी रिकवरी दी थी। लेकिन इस वीक में हम लोग देखेंगे तो उसने एक बड़ा सा लेवल था जो बहुत दिनों से अभी उस लेवल पे अटके हुए थे, उस लेवल को तोड़ के अब ये नीचे की ओर आ गया है। और जो लेवल मैंने आपको लास्ट टाइम दी थी कि ये टूट सकती है और ये टूटेगी तो यहाँ तक ये आ सकता है, तो अब हम लोग ऑलमोस्ट उसके आधे से ज़्यादा ऑलमोस्ट उस लेवल के आसपास पहुँच चुके हैं। और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। यहाँ हमको देखना होगा, अगर ये लेवल इस वीक में हमको टूटते हुए नज़र आती है तो यूरोप का ये इसका मार्केट हम लोग ये सब समझ सकते हैं कि फिर ये भी बेरिश जोन में आ जाएगा। अभी हम लोग एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकते कि ये बेरिश जोन में आ गया है, लेकिन एक सपोर्ट है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। और अगर ये टूटता है तो हम इसे मान सकते हैं कि हम लोग यूके का मार्केट को हम लोग बेरिश जोन में आ गया ये मान के चल सकते हैं। सेम चीज़ डैक्स, डैक्स को हम लोग अगर देखते हैं तो बहुत बुरी तरह टूटा है। और इसने ऑलरेडी अपने आप को मतलब इसको हम लोग ऑलरेडी समझ सकते हैं कि बेरिश जोन, क्योंकि डैक्स या जर्मन का जो ये है, ये इसलिए इतना टूट रहा है क्योंकि यूक्रेन और रशिया का असर जर्मनी पे बहुत ज़्यादा डायरेक्ट होने वाला है। और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि जर्मनी का जो मार्केट है ऑलरेडी बेरिश जोन में आ चुका है और यहाँ इमीडिएट कोई सपोर्ट बहुत जल्दी नज़र नहीं आ रहा है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट सपोर्ट ये है, क्या ये यहाँ तक जाएगा, क्या इसके पहले रुक सकता है, वो भी हमको एक देखना पड़ेगा कि क्या कुछ रिकवरी यहाँ से आती हुई दिखती है। अदरवाइज हम बहुत जल्द इसको इन लेवल पे आते हुए देख सकते हैं। चाइना मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चाइना मार्केट अपने साइडवेज है, जहाँ ज़्यादा कोई उठा पटक वहाँ है नहीं। जो 2 दिन ऊपर 2 दिन नीचे वाली हालत है फिलहाल, तो इट्स ओके। हांगकांग लेकिन मार्केट वापस अपने उस फॉलिंग चैनल के अंदर घुस गया है। अब ये फॉलिंग चैनल जो हम लोग ने मार्क किया हुआ है, यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से बाहर निकलने की उसने कोशिश की थी पर अब ये वापस आ गया है। तो ऑलरेडी अब हम लोग हांगकांग को मार्केट को भी हम लोग वापस कहेंगे कि बेरिश जोन में जा चुका है। तो मोस्ट ऑफ द मार्केट अब हम लोग ये देखते हैं कि बेरिश जोन में है। और इसीलिए अब इन सब का असर हम लोग देखते हैं। तो निफ्टी में जो है, निफ्टी में जो मैंने लेवल्स दिए थे आपको ये दिख सकते हैं। मैंने कहा था कि आपको 17,000 के आसपास में बेचना है। अब ये एक्चुअली 17,000, यहाँ हम लोग को मंडे ऊपर आया मार्केट, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। वो इसलिए क्योंकि ट्यूसडे हमारी छुट्टी थी। अगर लेकिन ट्यूसडे का अगर हम लोग मंडे नाइट का मार्केट देखते हैं तो जो एसजीएक्स निफ्टी, जो कि हमारा निफ्टी जहाँ सिंगापुर के एक्सचेंज में भी ट्रेड होता है, तो हम ये देखेंगे कि ऑलमोस्ट हमने 16,900 का लेवल वहाँ 16,950 का लेवल वहाँ अचीव किया है। जो कि मैंने कहा था कि 17,000 के आसपास अगर हमारा निफ्टी आता है तो हमको वहाँ वापस बेचना है। तो ये सारे लेवल्स मैंने कहा था कि आपको यहाँ बेचना ही बेचना है, और ये सारे लेवल्स मैंने दिए हुए थे। और अब हम देखते हैं कि ये सारे लेवल्स हमारे अचीव हुए हैं। तो इतना स्ट्रॉन्ग मैंने आपको कहा था कि यहाँ बेचना ही बेचना है। और हमारे जो नीचे वाले लेवल्स हैं वो सारे अचीव हुए हैं, और वहाँ से भी हम लोग थोड़ा सा इनफैक्ट थोड़ा नीचे भी जाकर आए। लेकिन ये जो टारगेट है हमारा, आप देखेंगे कि एग्जैक्टली अचीव हुआ है ऑन क्लोजिंग बेसिस पे। करेक्ट है, ये क्लोजिंग बेसिस पे हमारा टारगेट अचीव भी हुआ है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं
अब यहाँ से क्या, तो यहाँ से हम इसको और नीचे जाते हुए देखेंगे, और अब हमारा जो टारगेट होगा वो ये होगा। नीचे का टारगेट जो होगा हमारा 15,500। 15,500 मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और इस ये मुझे आते हुए दिखता है अगले 1 या 2 वीक में। पता नहीं अगले वीक आया अगले 2 वीक में आया, लेकिन ये आते हुए मुझे दिख रहा है। एक और सपोर्ट है जिसको मैं यहाँ मार्क करता हूँ। ओके, ये जो सपोर्ट है ये मार्क करता हूँ, ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा, जो कि है 15,900। ओके, तो 15,900 एक सपोर्ट है। अब हम लोग देखते हैं कि ये 15,900 ये अगले 1-2 दिन में टूटता है या पूरे वीक में, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है ये टूटेगा, और 15,500 के जो लेवल्स है वो भी हमको यहाँ आते हुए दिखेंगे। हमको इसी हिसाब से ट्रेड करना है। तो अब इन लेवल्स को मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, और नई लेवल जो मैं दे रहा हूँ आपको वो होंगी, ये इसको निकालते हैं, इन सारे इनको भी हटाते हैं, अब इनका कोई काम नहीं है। हमारे नीचे के टारगेट जो मैंने दिए थे लास्ट वीक में वो सारे अचीव होते हुए हमारा हो गए। तो अब जो है हमको करना क्या है, अगर प्राइस 16,600 नहीं, इनफैक्ट 16,700 के ऊपर निकलती है, अभी तब तक हमको इसमें बाय तो करना ही नहीं है। तो जब भी ऊपर आए हमको सेल ही करना है। तो 17,780 ये अभी हमारा नया लेवल हो जाएगा। अगर यहाँ भी आता है तो आपको सेल ही करना है, और इसके नीचे तो सेल ही करना है। तो सिंपल क्या है, ऊपर आने के चांस फिलहाल नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ रिकवरी हमको शायद होते हुए दिखे, तो हमको प्राइस इसके नीचे नीचे के लिए हमको सेल ही करना है। और टारगेट नीचे की ओर हमारे होंगे 15,500 के आसपास के। ओके, और प्राइस में अगर कुछ सुधार आता है, इन केस यहाँ से कुछ बढ़ा आता है, तो हमको यहाँ से वापस से नीचे ही सेल करना है। ओके, तो आपको जितने ऊपर मिलता है उतना अच्छा है, लेकिन मिलेगा इसके चांसेस कम है। पर क्योंकि न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है, और न्यूज़ ड्रिवन है तो हमको हो सकता है कि अचानक कोई अच्छी खबर आ जाए, या जाए मार्केट ऊपर चला जाए, तो आपको इन स्तरों पे भी बेचना है। तो इसके बीच में जहाँ तक मेरा ये रहेगा कि आप ट्रेड ना करें, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में। हो सकता है कि आप जहाँ बेचे वहाँ से मार्केट ऊपर चला जाए, जहाँ खरीदे वहाँ से मार्केट नीचे आ जाए, तो इन सब पे आपको खबर रखनी। तो बेटर है कि इन लेवल्स को आप चीज़ देखें, और वहाँ पे आप ट्रेड करें। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी को भी मैंने कहा था कि सेल ही करना है। आप देख रहे हैं दोनों एरो मैंने बताए थे, सेल ही करना है। और ये टारगेट दिए थे 34,900 का, लेकिन हम लोग ने उसके भी और 1,000 पॉइंट नीचे जाके भी मार्केट ने, हाँ, एक नीचे वाली लेवल भी अचीव हो गई हमारी। और यहाँ से भी हमको अब जो नए लेवल्स होंगे, अब हमारे लिए नए लेवल्स नीचे की ओर ही हैं। अब हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट, मुझे मतलब कहने में कोई हिचक नहीं है कि हम लोग बेसिकली एक तरह से बेरिश मार्केट में आ चुके हैं। और यहाँ से वापस से जो टारगेट मेरे आ रहे हैं, अब नए नए जो टारगेट आ रहे हैं नीचे की ओर के, वो हैं 32,000 और 30,400। देखिए मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा मुझे नहीं पता है, कहाँ से संभलेगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इमीडिएट जो टारगेट है मेरा वो है 32,000 का। अब ये 32,000 ये मेरा टारगेट है, यहाँ हम लोग को वॉच करना पड़ेगा। अगर ये टूटता है तो फिर आप और 2,000 पॉइंट के लिए नीचे की ओर ट्रेड कर सकते हो। ऊपर की ओर मुझे फिलहाल कोई स्कोप नहीं दिख रहा है, लेकिन इन केस मैंने कहा कि जैसे मार्केट में कोई अच्छी खबर आ जाती है, तो यही लेवल जो रहेगा यहाँ से 34,900, मतलब मैं कहूँगा कि 3500 क्या 35,000 के ऊपर, 35,000 के ऊपर ही आपको बाय करना है। और फिर आपको यहाँ 2,000 पॉइंट के लिए एक
अपमूव आते हुए दिख सकती है। ये इसके चांसेस कम है, लेकिन मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमको दोनों ओर के लिए रेडी होना चाहिए। तो एक ये चांस अगर मिलता है आपको, अगर प्राइस इसके ऊपर मूव होती है तो तो अचानक कोई अच्छी न्यूज़ आएगी तभी ये हो पाएगा, और अच्छी न्यूज़ आएगी तो अचानक से आपको एक बड़ी मूवमेंट आते हुए दिख सकती है। अदरवाइज नीचे की ओर हम यहाँ ट्रेड करेंगे। देखिए यूएसडी आईएनआर टारगेट्स मैंने दिए थे, और ऑलमोस्ट टारगेट आप देखेंगे 74 7644 का टारगेट मैंने दिया था, 76 हाई उसने 42 बनाया, मतलब हमारे टारगेट एग्जैक्ट अचीव हुए, और अब हम लोग उसके आसपास ही हैं। तो अभी क्या होगा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सिचुएशन देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग ऑल टाइम हाई जो उसने पहले बनाया था उसको टच करते हुए या उसको तोड़ते हुए भी नज़र आ सकते हैं। ओके, तो अभी हमारे पास टारगेट जो है वो नया टारगेट, इसके ऊपर हमको और बाय करना है। पहला टारगेट तो ये होगा, और दूसरा टारगेट 78 भी हो सकता है। अभी ये 7650 है, हम लोग एक और टारगेट लगा लेंगे, वो जो होगा हमारा जनरली 77 का। अभी देखते हैं, एक मिनट, हम लोग एक्सटेंशन लगा के देखते हैं कहाँ तक ये जा सकता है, तो करें। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 7762। तो इन टारगेट्स के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एक टारगेट होगा, और ये टारगेट होगा, और हमको शायद इस वीक में ही ये आते हुए नज़र आ सकता है। नीचे की ओर फिलहाल मैं सलाह नहीं दूंगा नीचे की ओर देखने का। नीचे की ओर ट्रेड करना है तो यहाँ से नीचे हम लोग ट्रेड करेंगे 7565 के नीचे। अगर प्राइस आने लगती है तो हम लोग वहाँ ट्रेड करेंगे, और टारगेट होगा हमारा 75, मतलब ये 65 पैसे का एक स्कोप है, और इसके नीचे ये जाएगा ऐसा मुझे फ़िलहाल लगता नहीं है। देखते हैं मार्केट क्या करता है। ओके, तो इस लेवल्स को फ़िलहाल मैं निकाल रहा हूँ, इसको रखते हैं, देखते हैं मार्केट वहाँ कैसे रिएक्ट होता है। सिल्वर टारगेट अचीव, लास्ट टाइम दिया था आपको टारगेट 68,897, मतलब 68,900 का, और 69,100 हम लोग वहाँ अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो ये टारगेट भी हमारे अचीव हुए। अब व्हाट इज नेक्स्ट, यस, यहाँ हम लोग को और बाय ही करके चलना है, और नया टारगेट होगा 7900। तो 7900 या 71,000 तक के टारगेट हमको यहाँ आते हुए दिख सकते हैं नेक्स्ट वीक में, और आपको यहाँ ट्रेड करना है। इसके ऊपर आप यहाँ ट्रेड करेंगे। तो एंट्री होगी हमारी अभी की जो क्लोज है 69,100, 60 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे, और 71,000 का हमारा टारगेट होगा। ओके, और नीचे की ओर तो फिलहाल मैं अभी आपको सलाह नहीं दूंगा कि नीचे की ओर ट्रेड करें, मार्केट जैसा आएगा देखेंगे। तो फिलहाल नीचे के लेवल्स को मैं निकाल दे रहा हूँ। ओके, फिर भी अगर नीचे की ओर मार्केट आता है तो ये वो लेवल होगी जहां हम लोग नीचे की ओर ट्रेड कर सकते हैं, और फिर टारगेट होगा हमारा 64। रेयर चांस, बहुत बहुत कोई अच्छी न्यूज़ आ गई रशिया यूक्रेन के बीच में तो ऐसा हो सकता है, अदरवाइज चांसेस अब लॉन्ग टर्म जो चांस है वो, ये अगर आता भी है तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, वापस से नीचे अगर आता भी है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, जितना नीचे मिलेगा आप ऊपर के लिए बाय ही करना है आपको। ओके, गोल्ड वापस देखिए टारगेट, ऑलमोस्ट हम लोग टारगेट के आसपास पहुंच गए। टारगेट दिया था मैंने 52,900, 780 790 का, और 550 560 तक हम लोग ऑलरेडी आ गए। तो 600 के आस 600 हाई बनाया,
तो हम लोग ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास पहुंच गए। अब हमको क्या करना है जी, हम लोग अभी भी बाय साइड में बने रहेंगे, कुछ नहीं करना है। और नए टारगेट जो होंगे वो होंगे 54,000 के, 53,990 या 54,000 के नए टारगेट्स होंगे, जिसके लिए हमको यहाँ ट्रेड करना है या इसके ऊपर बाय करेंगे। जो भी अभी कल का क्लोज है उसके ऊपर हमको बाय करना है। तो 52,560 जो भी लेवल है अभी उसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे, और टारगेट होगा हमारा 53 और 54,000 का। ओके, नीचे की ओर, नीचे की ओर यहाँ से नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे अगर प्राइस इसके नीचे आती है तो। पर ये अगेन अगर प्राइस यहाँ नीचे आती है तो इट विल बी बाइंग अपॉर्चुनिटी, बाय अगेन एट अराउंड 50-51 के आसपास आता है। 50 के हमको बाय ही करके चलना है, हमको यहाँ सेल कहीं भी नहीं करना है। ओके, नीचे आता है तो हमको यहाँ वापस सेल करके फिर ऊपर की ओर ये हमको जाते हुए दिख सकता है। तो छोटा मोटा सेलिंग आ भी सकता है इन केस कोई न्यूज़ आ गई तो न्यूज़ पे रिएक्शन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसको ऊपर ही जाना है। ओके, तो ये था इस वीक का निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड और डॉलर का प्रोजेक्शन, सिल्वर का प्रोजेक्शन। और ट्रेड स्टॉक में मैं इस बार कुछ नहीं दे रहा हूँ, मेरे पास में कुछ ट्रेड हैं अच्छे, और लेकिन मैं चाहता हूँ कि मार्केट की वॉलेटिलिटी में अच्छे स्टॉक्स भी हो सकता है कुछ मुंह देते हैं फिर नीचे घुस जाएं। और ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में मैं चाहूँगा कि आप लोग ट्रेडिंग से दूर रहें, खास करके स्टॉक्स ट्रेडिंग में। वैसे है कि ऐसे मार्केट में कम्युनिटी के स्टॉक्स जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं, वो जाते हुए दिख रहे हैं, तो वहाँ आप लोग अपना एक चांस ले सकते हो। जैसे कि JSW स्टील है, टाटा स्टील है, हिंडाल्को है, नाल्को है, यहाँ आपको हिंदुस्तान जिंक है। यहाँ एक अच्छे ट्रेड आपको आते हुए दिख सकते हैं, परंतु मार्केट क्योंकि वोलाटाइल है तो आप ट्रेड संभल के करेंगे। मैं फ़िलहाल अपने तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। और जब भी मौका आएगा हम लोग जब ट्रेडिंग का और इन्वेस्टिंग का टाइम आएगा हम लोग इसमें ज़रूर ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों ये था इस वीक का बाज़ार पे राय, और मैंने कोशिश की कि आपको पूरी एक इंसाइट दूं कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, और क्या अगले आने वाले दिनों में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने कहा वो वैसा ही होगा, पर हमको बारीकी से ध्यान रखना है, और क्या करना है क्या नहीं करना है हमको अभी जहाँ तक है वॉच करना है, वॉच करके फिर डिसीजन लेना है। और मुझे लगता है कि आपके लिए ये काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो हेल्पफुल रहेगी, और आप अपना मतलब जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड डिसीजन है वो आप उस हिसाब से ले पाएंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते बाजार पर आके अगले एपिसोड में। नमस्कार, जय हिंद।